प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। 10th क्लास की हिंदी मीडियम साइंस में हम कर रहे थे अम्ल, क्षारक और लवण। इस अभिक्रिया में हम कर रहे थे अम्ल और क्षारक कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो देखिए, हम 7वीं क्लास में पढ़ चुके हैं अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया में देखो, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH ले लिया, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लिया और सोडियम क्लोराइड लवण और जल बन जाते हैं। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में क्या होता है कि अम्ल अपनी पहचान खो देता है, अम्लीय नहीं दिखाता वह अपने विलयन को, और क्षारक जो है वह भी अपनी पहचान खो देता है। तो इस प्रकार से यह पूरी विक्रिया, यह पूरा विलयन क्या बन जाता है, उदासीन। ठीक है, तो इस विक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, उदासीनीकरण। तो क्षारक प्लस अम्ल, लवण प्लस जल। ठीक है, अब देखिए, आपको एक बात बता दूं यहाँ पर मैं, कोई भी ऐसा रसायन जो क्षारक से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाएगा, क्या कहा मैंने, कोई भी ऐसा पदार्थ जो क्षारक से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाएगा, हम उसे अम्ल कह सकते हैं ना, आराम से कह सकते हैं। ठीक है, उसके पश्चात मान लो कोई पदार्थ अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाएगा, अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाएगा, उसे हम क्षारक कह सकते हैं। ठीक है ना। अगला टॉपिक समझने से पहले ये बात ज़रूरी है। देखो, अगला टॉपिक क्या है, अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रियाएं, यानी कि धातु के ऑक्साइड। धातु कौन सी हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम। ठीक है, ये तो कुछ धातुएं हैं आदि। इन धातुओं के ऑक्साइड, इनके साथ जब ऑक्सीजन जुड़ जाती है, ठीक है, तो इनके ऑक्साइड अम्लों से कैसे विक्रिया करते हैं। तो पहले आपको बता दूं बेटा मैं कि धातुओं के ऑक्साइड अक्षारीय प्रकृति के होते हैं। कैसे पता, क्योंकि अम्लों के साथ विक्रिया करके वो लवण और जल का निर्माण करते हैं। समझ में आ गया। अभी देखो मैंने पहले बताया था ना कि कोई वस्तु यदि अम्ल से विक्रिया करके लवण और जल बनाएगी तो उसे भी हम क्षारक ही कहेंगे। तो यहाँ पर क्षारक कौन आगे, हमारे धात्विक ऑक्साइड। देखो, अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रियाएं आगे देखेंगे। इसमें एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, आप देखें कॉपर ऑक्साइड जो है, कॉपर ऑक्साइड घुल जाएगा अम्ल के अंदर, और उसका जो नीला रंग है, नीला हरा रंग है, वो अभिक्रिया करने के बाद जो है नीला रंग था जो उसका कॉपर ऑक्साइड का, कॉपर देखो क्या दिया इसने ऊपर, एक बार आपने कॉपर ऑक्साइड लेना है, उसे थोड़ा सा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हुए हिलाना है। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड का जो नीला हरा रंग हो जाएगा विलयन का, एवं कॉपर ऑक्साइड घुल जाता है। विलयन का नीला हरा रंग अभिक्रिया में कॉपर क्लोराइड बनने के कारण होता है, यानी कॉपर जो ऑक्साइड था कॉपर क्लोराइड बन गया। ठीक है ना। तो क्लोरीन कहाँ से आया है, अम्ल से आया है ना। तो धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल प्लस क्या बनता है, लवण और जल बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब उपरोक्त अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखकर उसे संतुलित कीजिए। ठीक है, जब बोर्ड लेसन कराऊंगी तब आपको सारी विक्रिया कराऊंगी। ये अक्षारक एवं लवण की अक्षारक एवं अम्ल की अभिक्रिया के समान ही धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल प्रदान करते हैं, अतः धात्विक ऑक्साइडों को अक्षारीय ऑक्साइड भी कहते हैं। मैंने कहा था ना कि धातु ऑक्साइड अक्षार की प्रकृति के होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, अक्षारक के साथ धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया। ठीक हो, अक्षारक के साथ, देखो क्षारक के साथ धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया, इसका मतलब क्या है, अधातु ऑक्साइड अक्षारकों के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाएंगे। इससे क्या साबित हो जाएगा कि अधातु ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, देखिए, हमने पिछले लेक्चर में किया था कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन क्या है, अधातु है, और ऑक्साइड क्या हो गया उसका, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया, एक अधातु का ऑक्साइड हो गया ना। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या हो गया, वो एक क्षारक है। तो इनकी अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या बना था, याद है, कैल्शियम कार्बोनेट और जल बना था। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, एक लवण है, तो यानी कि यहाँ भी लवण और जल का निर्माण हो। तो यहाँ पर भी हम क्या देखते हैं कि अधातु ऑक्साइड क्षारक से साथ अभिक्रिया करके लवण जल बनाते हैं। इससे साबित होता है कि अधातु ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, उसके बाद सभी अम्लों और क्षारकों में क्या समानताएं हैं, सभी अम्ल और क्षारकों में क्या समानताएं हैं, एक बार देखते हैं बेटा। अनुभाग 2.1 हमने देखा था कि सभी अम्लों में समान रासायनिक गुणधर्म होते हैं। ठीक है, सभी अम्ल क्या करते हैं बेटा, जल में घुलकर आयनीकृत हो जाते हैं। मैं आपको बताती पहले बेटा, जल में घुलकर आयनीकृत हो जाते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर आपको जल में अभिक्रिया दिखाई गई है। तो क्या है इसमें बेटा कि अम्ल जो है वो जल में घुलकर, देखो
धन आयन हाइड्रोजन आयन तथा ऋण आयन जैसे कि HCl में Cl बन जाएगा। देखो हाइड्रोजन आयन सब में बनेगा, लेकिन यदि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है तो उसमें हाइड्रोजन आयन बनने के साथ साथ क्लोरीन आयन बनेगा, हाइड्रोनियम आयन बनेगा। देखो HNO3 सॉरी नाइट्रिक अम्ल में क्या बनेगा, नाइट्रोनियम आयन बनेगा, नाइट्रेट आयन बनेगा। CH3COOH में CH3COO बनेगा ऋण आयन और H पॉजिटिव बनेगा ही। उसी प्रकार H2SO4 में हाइड्रोजन आयन तो बनेगा ही और SO4 -2 ये बनेगा सल्फेट आयन। चूँकि अम्ल में उपस्थित धन आयन H पॉजिटिव है, इससे ज्ञात होता है कि अम्ल विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है तथा इसी कारण उनका गुणधर्म अम्लीय होता है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा एक, बताती हूँ आपको बेटा मैं, क्या जिन रसायनों के अंदर हाइड्रोजन होता है वो सभी अम्ल होते हैं? ऐसा नहीं होता। देखो यहाँ पर दिया है ग्लूकोज अल्कोहल, ऐसा दिया है ना, ये भी लेने आपने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल ही हाइड्रोजन आयन देंगे, ग्लूकोज और अल्कोहल हाइड्रोजन आयन नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज और अल्कोहल का हाइड्रोजन जो है वह आयनीकृत नहीं होता। इज इट क्लियर? ठीक है, यहाँ पर प्रश्न आएगा, यहाँ पर आप देखेंगे इस प्रश्न को। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि अच्छा अगले अनुभाग में मिलेगा प्रश्न आपको, ये आगे देखिए। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे दिखा रखा है कि HCl को पानी में घोल दिया, हाइड्रोनियम आयन बन गया और क्लोरीन आयन बन गया साथ में। ठीक है, और देखो H3O प्लस का मतलब क्या है, H2O के साथ जुड़ गया H प्लस। ठीक है ना, H पॉजिटिव आयन जो है उन्होंने जल के साथ जोड़ के दिखा दिया, इसको कहते हैं ये हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, तो उसके बाद देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन आयन जो है ना स्वतंत्र रह नहीं सकते, तो जल के अणुओं के साथ मिलकर रह सकते हैं, इसलिए हाइड्रोजन आयन को सदैव H प्लस एक्यू या फिर हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस से दर्शाना चाहिए। ठीक है, H पॉजिटिव प्लस H2O H3O प्लस। ठीक है, हमने देखा कि अम्ल जल में H3O प्लस या H प्लस आयन देते हैं। आइए देखें कि क्षारक को जल में घोलने पर क्या होता है। जब क्षारक को जल में घोलेंगे ना बेटा, सभी क्षारक वो हाइड्रोक्सिल आयन देंगे, OH माइनस, इसका नाम है हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है ना, इसको हाइड्रोक्साइड आयन भी कहते हैं। ठीक है बेटे, क्षारक जल में हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करते हैं, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। देखो सभी क्षारक जल में नहीं घुलते, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। इनका स्पर्श चिकना और जो स्वाद होता है वो कड़वा होता है। इनकी प्रति संक्षारक होती है, संक्षारक यानी कि किसी वस्तु को जो है ना खुरचते हैं, समझे गए ना, तो उसकी ऊपर वाले परत को नष्ट कर देते हैं। इन्हें कभी छूना चखना नहीं चाहिए क्योंकि ये हानिकारक होते हैं। ठीक है, सारणी 2.1 में कौन से क्षारक हैं आप आसानी से पहचान सकते हैं, जिनमें OH आयन होगा ना वो क्या होंगे, क्षारक होंगे। उसके पश्चात देखो अब हम देख चुके हैं कि अम्ल क्षारक अपने अपने आयन पैदा करते हैं, तो अब उदासीनीकरण अभिक्रिया को लिखना आसान होगा। देखो अम्ल प्लस क्षारक लवण प्लस जल यानी कि HX, H क्या है, X किस में होता है, अम्ल में, X MOH, MX बन जाएगा, ये तो होगा लवण, और HOH यानी कि जल बन जाएगा। ठीक है बेटे, आगे देखिए। जल में अम्ल या क्षारक के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है, यानी कि पानी में जब अम्ल और क्षारक को घोलते हैं ना तो जो अभिक्रिया होती है वो बहुत ऊष्माक्षेपी होती है, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा निकलती है। जल में सांद्र नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाते समय अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए। ठीक है, जल में सांद्र नाइट्रिक अम्ल, और सांद्र का मतलब क्या होता है, बिल्कुल जिसमें पानी बिल्कुल ना हो। सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। कारण देखो अम्ल को सदैव धीरे धीरे और जल को लगातार हिलाते हुए, यानी कि अम्ल डालो थोड़ी थोड़ी मात्रा में, पानी को लगातार हिलाते रहो, जल में मिलाना चाहिए। अम्ल को सांद्र अम्ल मिल जाने से उत्पन्न हुई जो ऊष्मा है ना, उसके कारण जो मिश्रण है ना बेटा आस्फलित होकर उफन कर बाहर आ सकता है और आप जल सकते हैं, और साथ ही अत्यधिक तापमान होने के कारण जो हमारा एक्सपेरिमेंट है उसका कांच का बर्तन भी टूट सकता है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के डिब्बा के कैन और सोडियम हाइड्रोक्साइड की बोतल पर चेतावनी लिखी होती है। देखो ये रही, ऐसी चेतावनी लिखी होती है। ठीक है, ओके। उसके बाद देखिए जल में यहाँ प्रश्न बनेगा कि देखो यहाँ प्रश्न बना रखा है
कि एक प्रश्न तो ये है कि HCl HNO3 में अम्लीय अभिलक्षण होता है, जबकि अल्कोहल और ग्लूकोज में अम्लीय अभिलक्षण नहीं होता। जो पहले क्वेश्चन आया था ना, उसके बाद एक क्वेश्चन हो रहा है यहाँ पर, देखो क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए। अम्ल को तनुकृत करते समय यानी कि पानी मिलाते समय यह क्यों कहते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए न कि जल को अम्ल में। इसलिए यदि हम मान लीजिए जल में अम्ल मिलाएंगे तो क्या होगा और अम्ल में जल मिलाएंगे तो क्या होगा। यदि अम्ल में जल मिला देंगे ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, है ना, उससे जो गर्मी है सारे अम्ल में फैल जाएगी, बर्तन टूट जाएगा। लेकिन यदि पानी में अम्ल मिलाएंगे ना तो ऊष्मा जो पैदा होगी ना उसको पानी अपने अंदर अवशोषित कर लेगा और हमारा जो एक्सपेरिमेंट है उसका तापमान क्या रहेगा, सेट रहेगा। ठीक है, अब देखिए जल में अम्लीय क्षारक मिलाने पर, देखो जल में अम्लीय क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। कमी तो होगी ही, ठीक है ना। जल में अम्लीय क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं एवं अम्लीय क्षारक तनुकृत होते हैं। ठीक है, उसके पश्चात आगे देखिए अम्ल एवं क्षारक के विलयन कितने प्रबल होते हैं। ठीक है ना, इनकी प्रबलता पढ़ेंगे हम आगे आने वाले लेक्चर में। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। इसी के साथ थैंक यू।